हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीडीवी एजुकेशन पॉइंट। और आज हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ एम्पावरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, और साथ ही साथ जो आईएसएफ मॉडल है और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो एम्पावरमेंट है और डिसेबिलिटी और हैंडीकैप वो क्या चीज होती है। एम्पावरमेंट क्या होती है? एम्पावरमेंट जो है किसी भी बॉडी का जो कोई भी पार्ट होता है उसका कोई लॉस हो जाना, जैसे मेमोरी का लॉस हो जाना, विजन का लॉस हो जाना, या फिर हियरिंग डिफिकल्टी हो जाना, या फिर वॉकिंग डिफिकल्टी होना, तो ये सारी की सारी चीजें किसकी कैटेगरी में आती है? ये एम्पावरमेंट की कैटेगरी में आती है। उसके बाद आती है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या होती है? डिसेबिलिटी जो होती है वो एम्पावरमेंट के कारण आती है। अगर एम्पावरमेंट के कारण कोई भी शरीर का अंग काम करना बंद कर देता है, यह जो मनुष्य है वो नॉर्मल मनुष्य से अलग दिखने लग जाता है, तो वो क्या होती है? डिसेबिलिटी हो जाती है। हैंडीकैप क्या होता है? जो डिसएडवांटेज ये होता है डिसेबिलिटी और एम्पावरमेंट का, तो उससे क्या होता है? रिजल्ट जो आता है वो डिसेबल्ड हैंडीकैप्ड के अंदर आता है कि ऐसे लोग जिनके अंदर एम्पावरमेंट है, कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर किसी को जो स्ट्रक्चर है बॉडी का या ऑर्गन है बॉडी का, या फिर उसके अंदर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है, तो उससे ये क्या होता है? हैंडीकैप। चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले तो हम डिफरेंस देख लेते हैं कि जो एम्पावरमेंट है और जो डिसेबिलिटी उसके अंदर क्या क्या डिफरेंस है। जैसे हम बोलते हैं एम्पावरमेंट क्या होती है? एक्चुअल कंडीशन होती है, और जो डिसेबिलिटी होती है वो रिस्ट्रिक्शन होती है, एबिलिटी कास्ड बाय दी कंडीशन, यानी कि जिस एम्पावरमेंट के द्वारा पैदा होती है वो क्या होती है? डिसेबिलिटी होती है। तो जो डेवलपमेंटल डिले होती है, एक चाइल्ड की जो डेवलपमेंट होती है उसके अंदर जो इंटरप्शन होती है, तो वो किसका कारण होती है? एम्पावरमेंट का। तो फाइनली जो हैंडीकैप्ड होती है वो क्या होती है? एम्पावरमेंट की वजह से आती है कि जो फंक्शनिंग है जो किसी भी पार्ट की, तो वो प्रॉपर फंक्शनिंग बंद हो जाती है या काम करना कम कर देती है। तो एम्पावरमेंट क्या होती है? एम्पावरमेंट लॉस होती है वो, या फिर उसको बोल सकते हैं अबनॉर्मलिटी होती है, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, या फिर एटॉमिकल जो स्ट्रक्चर होता है फंक्शन का उसके अंदर। तो एम्पावरमेंट से क्या होता है? डिस्टर्बेंस आती है हर एक लेवल के ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं लॉस ऑफ लिम्ब होता है, ऑर्गन होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, या फिर डिफेक्ट हो सकता है, या फिर मेंटल फंक्शन हो सकता है। और डिसेबिलिटी क्या होती है? डिसेबिलिटी होती है रिस्ट्रिक्शन होता है, या जो एम्पावरमेंट है इसी के कारण डिसेबिलिटी आती है, जैसा कि हमने पहले बताया था। तो इन चीजों को जो है अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर देखो कि एक लड़का है 4 साल का, तो उसको सेरेब्रल पाल्सी है जिसको स्पैटिक डिप्लेजिया भी बोलते हैं। तो उसके कारण, इस सेरेब्रल पाल्सी के कारण उसकी जो लेग्स है वो ठीक से काम नहीं करती, टाइट हो गई है, या उनको जो मूव करना है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है, वो खड़ा भी नहीं हो पाता है और चल भी नहीं पाता है। तो अब देखते हैं जो एम्पावरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप्ड में से क्या क्या निकलेगा। जो एम्पावरमेंट होती है, एम्पावरमेंट के अंदर क्या आता है कि जो इनेबिलिटी है कि वो मूव नहीं कर पाता, उसकी लेग्स जो है काम नहीं कर पाती, उसके जो ज्वाइंट है वो क्या है? काम नहीं कर पाते लेग्स के ज्वाइंट, और वो इस वजह से अपने ऊपर वेट नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? एम्पावरमेंट के अंदर, यानी कि उसका जो बैलेंस है वो भी नहीं बन पाता, वो खड़ा भी नहीं हो पाता। तो ये क्या है? सारी की सारी एम्पावरमेंट है। तो इसके लिए क्या है? नो ट्रीटमेंट में भी करंटली अवेलेबल टू लेसन दिस पर्सन्स एम्पावरमेंट, यानी कि इस व्यक्ति की जो एम्पावरमेंट है इसके लिए, इसका ट्रीटमेंट करने के लिए कोई भी जो है करंटली हमारे पास कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। फिर उसके बाद आती है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या होती है कि जो वो चल नहीं पाता, या फिर वो कोई भी हाथ में चीज नहीं ले पाता, वो क्या है? उसकी डिसेबिलिटी है। यानी कि जैसे इसके अंदर क्या है? वॉकिंग डिसेबिलिटी है कि वो चल नहीं पाता। तो ये जो डिसेबिलिटी है उसकी, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है फिजिकल थेरेपी के द्वारा या स्पेशल इक्विपमेंट के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लर्न टू यूज ए वॉकर, अगर वो एक वॉकर का यूज करता है, यानी कि वॉकर के ऊपर चलना सीखता है, या फिर वो हाथों के नीचे जो डंडियां हैं वो लगा करके चलना सीखता है, तो उससे क्या हो सकता है? वो इम्प्रूव कर सकता है। उसके बाद आता है हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड क्या है? सोहन्स सेरेब्रल पाल्सी इज हैंडीकैपिंग टू द एक्सटेंट दैट इट प्रिवेंट हिम फ्रॉम फुलफिलिंग ए नॉर्मल रोल, कि जो उसकी जो सेरेब्रल पाल्सी है उसको नॉर्मल रोल प्ले करने से रोकती है। तो वो क्या होगी? हैंडीकैप। कि वो प्री स्कूल नहीं जा सकता, वो घर में नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं रह सकता, वो कम्युनिटी के साथ बातचीत नहीं कर सकता, इधर उधर जा नहीं सकता, तो ये क्या है? ये हैंडीकैप्ड है। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आप समझ सकते हैं अच्छे से। तो चलिए देखते हैं कि जो आईएसएफ मॉडल है, आईएसएफ मॉडल के अकॉर्डिंग जो डिसेबिलिटी को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। आईएसएफ मॉडल के अंदर जो डिसेबिलिटी होती है उसको 3 लेवल पे क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट लेवल पे हेल्थ कंडीशन आती है, इसके अंदर डिसऑर्डर या डिजीज होते हैं। हेल्थ कंडीशन की उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी फंक्शन कैसे करती है, एक्टिविटी क्या क्या करता है, और उसका पार्टिसिपेशन कैसा है। सेकंड लेवल के ऊपर जो चीजें आती है वो है बॉडी फंक्शन, एक्टिविटी और पार्टिसिपेशन। फर्स्ट लेवल पे हेल्थ कंडीशन है, सेकंड लेवल पे बॉडी फंक्शन, एक्टिविटी और पार्टिसिपेशन है। थर्ड लेवल पे आता है एक्टिविटी से पार्ट बन करके कि इन्वायरमेंटल फैक्टर उसको कितना इफेक्ट करते हैं और पर्सनल फैक्टर उसको कितना इफेक्ट करते हैं, जिसको कॉन्टेक्चुअल फैक्टर भी कहते हैं। तो
ISF क्या है? ISF इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ इसकी फुल फॉर्म है। और ये जो क्लासिफिकेशन है, ये हेल्थ रिलेटेड जो क्लासिफिकेशन है चिल्ड्रंस के लिए और अडल्ट्स के लिए ये किया गया है WHO के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसको पब्लिश किया गया था 2001 के अंदर। और ICF जो फ्रेमवर्क है वो इंटरपर्सनल कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस के अंदर और पर्सन स्टैंडर्ड केयर के अंदर यूज किया जाता है। अगर आपको ISF के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे 2 साइट गिवन है, इन साइट पर जाकर के आप इनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। ISF के कंपोनेंट क्या है? फंक्शनिंग ISF जो है 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, यानी कि ISF का जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर दो पार्ट है। एक तो है फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी और दूसरा है कॉन्टेक्चुअल फैक्टर। तो ये जो पार्ट है ये फर्दर ब्रोकन किए गए हैं। फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी के अंदर क्या क्या है? बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था। तो बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर क्या डिस्क्राइब करता है कि एक्चुअल जो एंटोनॉमी है और जो फिजियोलॉजी है या साइकोलॉजी है ह्यूमन बॉडी की, यानी कि उस मनुष्य का शारीरिक और मानसिक जो है एंटोनॉमी को ये देखता है। और एक्टिविटी और पार्टिसिपेशन डिस्क्राइब करता है पर्सन की जो फंक्शनल स्टेटस है, जैसे उसका कम्युनिकेशन है, मोबाइलिटी यानी कि कितना चलता फिरता है, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन की किसी के साथ किस तरह से बातचीत करता है, किस तरह से वो खुद की केयर करता है, किस तरह से वो सीखता है और किस तरह से वो नॉलेज को अप्लाई करता है। ये सारी की सारी चीजें एक्टिविटी और पार्टिसिपेशन के अंदर आती है। कंटेक्चुअल फैक्टर के अंदर क्या होता है? कंटेक्चुअल फैक्टर के अंदर इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, पर्सनल फैक्टर होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर आता है कि फैक्टर दैट आर नॉट विद इन दी पर्सनल कंट्रोल, जो कि खुद के कंट्रोल में नहीं है वो फैक्टर, जैसे फैमिली है, वर्क है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, लॉज एंड कल्चर बिलीफ्स, ये सारी की सारी चीजें क्या है? इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर आती है। पर्सनल फैक्टर होते हैं जैसे रेस, जेंडर, एज, एजुकेशनल लेवल है, कोपिंग स्टाइल है। पर्सनल फैक्टर आर नॉट स्पेसिफिकली कोडेड इन दी ISF बिकॉज of the wide variability among culture. They are included in the framework, however, because although they are independent of the health condition or they may have an influence on how a person फंक्शन। तो इसीलिए जो है इनको ये जो इन्वायरमेंटल जो पर्सनल जो फैक्टर है इनको ज्यादा इसके अंदर डिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो अब डिसेबिलिटी देख लेते हैं कि डिसेबिलिटी क्या होती है, टाइप क्या होती है डिसेबिलिटी की। चिल्ड्रन के अंदर जैसे मेंटल रिटार्डेशन है, हियरिंग इम्पायरमेंट है, डिफनेस है, स्पीच और लैंग्वेज इम्पायरमेंट है, विजुअल इम्पायरमेंट है, ब्लाइंडनेस है, या फिर अदर जो सीरियस इमोशनल डिस्टर्बेंस है, ऑर्थोपेडिक इम्पायरमेंट है, ऑटिज्म है, ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी है, या फिर अदर हेल्थ इम्पायरमेंट उसके अंदर है, या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज है, डीफ है, ब्लाइंडनेस है, या मल्टीपल डिसेबिलिटी है। ये सारी की सारी क्या है? डिसेबिलिटीज होती हैं। और 13 जो डिसेबिलिटी है उनको कैटेगराइज किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो इंडिया के अंदर जो डिसेबिलिटी जो काउंट की गई है वो टोटल 21 जो डिसेबिलिटी है वो काउंट की गई है। बट यहाँ पे हम बात करेंगे 13 डिसेबिलिटी की। 13 डिसेबिलिटी जो है यहाँ पे हम आपको बताएंगे। और इसके अंदर जो 13 जो डिसेबिलिटी है उनकी जो अलग अलग डिग्री के ऊपर क्लासिफाई किया गया है। और उनकी 8 डिमेंशन है। 8 डिमेंशन वहाँ पे दी गई है कि किस तरह से जो बिहेवियर है और जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको नोट किया जाता है। जैसे एकेडमिक अचीवमेंट है, इंटेलिजेंसी है, अडैप्टिव बिहेवियर, इमोशनल एडजस्टमेंट, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, सेंसरी स्टेटस और मोटर स्किल्स और हेल्थ स्टेटस, इनके ऊपर जो है डिमेंशंस के ऊपर इनको डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले हम यहाँ जो डिसेबिलिटी है वो डिस्कस करेंगे ओटिज्म। ओटिज्म क्या होता है? एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी होती है जिसके अंदर जो बच्चे होते हैं या फिर जिस व्यक्ति को ये डिसेबिलिटी होती है वो ज्यादा जो है कम्युनिकेट नहीं करता है। उसको समझ तो सब कुछ आता है बट वो सोशल इंटरेक्शन करने से या तो डरता है या फिर वो कम्युनिकेट नहीं करता। तो इस तरह की जो डिफिकल्टी होती है वो 3 तक की एज के अंदर जो है पहचान ली जाती है। और इस तरह की जो डिफिकल्टी है वो बच्चे की जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालती है, इनकी बुरा असर ये डालती है। तो ये होती है ऑटिज्म। और डीफ ब्लाइंडनेस। डीफ ब्लाइंडनेस क्या होती है? ये जो है हियरिंग और विजुअल इम्पायरमेंट दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन है वो भी बहुत मुश्किल से हो पाता है और साथ ही साथ एजुकेशन में तो प्रॉब्लम आती ही है। और ऐसे बच्चे जो है ना तो सुन पाते हैं और ना ही देख पाते हैं। और डिफनेस क्या होती है? डिफनेस के अंदर क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनको सुनाई नहीं देता, उनको बहरे भी बोलते हैं। और सुनाई ना देने की वजह से जो इनको लिंग्विस्टिक जो इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रोसेस नहीं हो पाती है, वो कुछ बोल भी नहीं पाते। बोलना तो चाहते हैं बट वो बोल नहीं पाते ड्यू टू देयर डिफनेस। उसके बाद आता है हियरिंग इम्पायरमेंट। हियरिंग इम्पायरमेंट के अंदर क्या होता है कि बच्चे को जो है सुनाई नहीं देता या फिर कम सुनाई देता है। तो इससे क्या होता है, ये इसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालती है जो चाइल्ड की जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है। और उसके बाद आती है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल जो रिटार्डेशन होती है ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी भी इसको कहते हैं, जो साइकोलॉजिकल इलनेस होती है वो भी इसको कहते हैं। और इसके अंदर जो इंटेलेक्चुअल जो फंक्शनिंग है वो अच्छे
से काम नहीं करती। और इससे क्या होता है कि जो डेवलपमेंटल पीरियड है वो इसका इफेक्ट हो जाता है चाइल्ड का, और उसकी परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होती है। और उसको मेंटली जब रिटार्डेड जो बच्चा होता है उसको कुछ चीजें समझ नहीं आती, उसको ठीक से सुनाई भी देता है बट और उसको ठीक से दिखाई भी देता है, बट उसका जो मेंटल है, उसका जो दिमाग है वो ठीक से काम नहीं करता, प्रॉपर फंक्शनिंग उसके दिमाग की नहीं हो पाती। और उसके बाद आती है मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल जो डिसेबिलिटी होती है, वैसे मेंटल रिटार्डेशन है, ब्लाइंडनेस है और ऑर्थोपेडिक इंपायरमेंट है, ये सारी की सारी, यानी कि काफी सारी जब डिसेबिलिटी इकट्ठी होती है तो क्या होती है मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो काफी सारी डिसेबिलिटीज का ये कॉम्बिनेशन होती है, बट इसके अंदर जो डीप ब्लाइंडनेस है इस टर्म को इंक्लूड नहीं किया जाता मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर। ऑर्थोपेडिक इंपायरमेंट एक ऐसी इंपायरमेंट होती है जैसे बच्चे की हड्डियों के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या उसकी जो बैक है या उसकी जो लेग है वो ठीक से काम नहीं करती है, जैसे क्लब फुट होता है या एब्सेंस होता है, कुछ चीजों की जो एब्सेंस उसके अंदर हो जाती है। और ये जो इंपायरमेंट होती है, ये जैसे पोलियो के जो पेशेंट होते हैं उनको भी क्या है ऑर्थोपेडिक इंपायरमेंट होती है, या ट्यूबरकुलोसिस होता है, बोन ट्यूबरकुलोसिस होता है, सेरेब्रल पाल्सी से भी ये हो जाता है। तो ऐसी जो है इंपायरमेंट है ये क्या होती है ऑर्थोपेडिक इंपायरमेंट होती है। या फिर आप इसको कह सकते हैं कि जो पोलियो के कारण जो बीमारी होती है या फिर पेट के ऊपर जो कोब सा उठ जाता है, हड्डियां बढ़ जाती हैं, तो क्या था ऑर्थोपेडिक इंपायरमेंट की कैटेगरी के अंदर आता है। अदर हेल्थ इंपायरमेंट के अंदर जैसे वेल्टिलिटी है अल्टरनेस की, और क्रोनिक और एक्यूट हेल्थ प्रॉब्लम है, हार्ट कंडीशन है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो ये सारी की सारी जो अस्थमा है, हेमोफीलिया है, इपिलेप्सी है, ये सारी की सारी किसके अंदर आती है, और डायबिटीज, ये अदर हेल्थ इंपायरमेंट के अंदर आती है। और स्पीच और लैंग्वेज इंपायरमेंट के अंदर जैसे कोई अच्छे से बोल नहीं पाता या फिर उसकी आवाज ठीक से जो है निकल नहीं पाती, तो उसको क्या होती है लैंग्वेज इंपायरमेंट होती है, या फिर उसको वॉइस इंपायरमेंट भी बोलते हैं। ट्रोमेटिक ब्रेन इंजुरी जो होती है ये एक्सटर्नल फिजिकल फोर्स से जो है पैदा होती है, या फिर टोटल और जो पार्शियल फंक्शनल एबिलिटी होती है उनको रोक देती है। ये जो इंजरी होती है ये जैसे बच्चे की कॉग्निशन है, लैंग्वेज है, मेमोरी है, टेंशन है, रीजनिंग है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सारी चीजों को अफेक्ट करती है। उसकी ठीक से जो है उसका साइको सोशल बिहेवियर है, फिजिकल फंक्शन है, इंफॉर्मेशन असेसिंग है, उसका बोलना है, ये सारी की सारी चीजें प्रॉपर रूप से काम नहीं करती। जो ब्रेन इंजुरी है वो बर्थ से भी हो सकती है, और जो है बाय बर्थ ये ट्रोमा भी हो सकता है। तो विजुअल इंपायरमेंट के अंदर क्या होता है, जैसे इसके अंदर ब्लाइंडनेस को भी हम इंक्लूड करते हैं, जैसे किसी का विजन जो है ठीक नहीं है या जो ठीक से नहीं देख पाता है, ये सारी क्या है विजुअल इंपायरमेंट के अंदर आती है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर आता है कि जो बच्चा ठीक से सुन नहीं पाता, सोच नहीं पाता, बोल नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता, ठीक से स्पेलिंग को जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, तो और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर उसके अंदर प्रॉब्लम है, तो ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं। और उसके बाद सीरियस इमोशनल डिस्टर्बेंस होते हैं। सीरियस इमोशनल डिस्टर्बेंस एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि लॉन्ग पीरियड तक जो है वो व्यक्ति जो है किसी से ठीक से बात नहीं करता है, या फिर उसके अंदर लर्न करने की एबिलिटी नहीं होती, जैसे इंटेलेक्चुअल, सेंसिटिव, हेल्थ फैक्टर, वैसे तो वो ठीक होता है, बट कई बार जो कुछ टाइम के लिए जो उसके अंदर सीरियस इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाता है। वैसे तो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह होता है, ऐसी जो डिसेबिलिटी होती है वो कुछ टाइम के लिए ही इंसान के अंदर आती है, या फिर वो किसी एक्सीडेंट के कारण आती है और लंबे समय तक रह भी सकती है, और या फिर उसका जो मूड है वो उदास रहता है, या फिर वो इंसान डिप्रेशन में है, या उस किसी भी तरह से जो है उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उनके अंदर नॉर्मल तरह से बिहेव नहीं करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगी फ्री एजुकेशनल वीडियो।